Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and आज हम कर रहे हैं अपना नया टॉपिक एक इसका केमिकल काइनेटिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? द इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का रिएक्शन की रेट पर क्या इफ़ेक्ट होता है? सबसे पहले हमें जानना है कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है कि उसकी स्पीड की रिएक्शन किस स्पीड से क्या कर रही है, काम कर रही है। कोई भी रिएक्शन है वो किस स्पीड से चल रही है, वो क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब इसमें इस रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसकी स्पीड पे किसका इफ़ेक्ट देखेंगे? कैटलिस्ट का। सबसे पहले अब ये जानना है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। तो कैटलिस्ट क्या करता है? जो हमारी स्पीड थी उसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर कौन से होते हैं? जो स्पीड को कैटलिस्ट इंक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। सो itself without itself undergoing any chemical change, मतलब इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होगा। किसके अंदर? कैटलिस्ट के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज एक्सिलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एज कैटलिस्ट। यहाँ पे किसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है? पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3 का। किसकी प्रेजेंस में? MnO2 कैटलिस्ट। तो MnO2 क्या यूज़ किया यहाँ पे? कैटलिस्ट। मैंगनीज डाइऑक्साइड हमारा कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया गया है। और इसका क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन समझते हो? चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट की जो प्रेजेंस है, मतलब इस जो कंपाउंड का डिकम्पोजिशन, इसका टूटना किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। किस में टूटेगा ये? KCl और O2 की फॉर्म में। और कैटलिस्ट हमने MnO2 यूज़ किया गया है। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, क्या करता है कैटलिस्ट ऐसा कि उसकी जो रिएक्शन है, स्पीड की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या करता है ऐसा? सबसे पहले हमारे पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट A एंड B। उसके साथ हमने क्या कर दिया? कैटलिस्ट को ऐड कर दिया। ठीक है। अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा? सबसे पहले इनकी क्या करेगा? इनके साथ क्या बनाएगा? एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होगा? A, B और C के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा। और यहाँ पे क्या होगा? A और B के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी C और B के बीच में बॉन्ड क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, ये तो बना ही नहीं था, A और B के बीच में बना ही नहीं था। किसके बीच में बनेगा? A और B के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। किसकी हेल्प से? इस कैटलिस्ट की हेल्प से। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये, तो ये क्या बन गया? पूरा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से अपनी एनर्जी लॉस या गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। और ये हमारा C दोबारा से जनरेट हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट होता है उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाता है बार बार। ठीक है। अब यही जो कैटलिस्ट है वो दूसरे A और B के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या कर देगा? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर प्रोडक्ट बना देगा, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। इसीलिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो एक इतनी स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं कि वो स्मॉल अमाउंट कैटलिस्ट पूरी जो रिएक्शन होती है, जो उसका रेट होता है उसको एक्सिलरेट कर देता है। ठीक है, बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में तो भी काम चल जाएगा। अब देखो ग्राफ से समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है।
तो ये ग्राफ किसके बीच में है? पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में है, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रिएक्शन की प्रोफाइल कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर तक जो जा रही है। सो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो एक बैरियर होता है, जो क्या होता है? थ्रेशोल्ड बैरियर, मतलब थ्रेशोल्ड बैरियर फिर या थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट है, इसके पास इतनी एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि इसके पास इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ तक है इसकी एनर्जी, वो क्या होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो हर मॉलिक्यूल की होती है। लेकिन इसको चाहिए क्या? इतनी एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी के लिए क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के। और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। अब देखो ये तो हमारा कौन सा पाथ बन गया? जब हमारा कैटलिस्ट विदाउट, जो पाथ है वो है विदाउट कैटलिस्ट, हमने इस वाले पाथ में जो है कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, इसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है, तो ये पाथ क्या है? लंबा पाथ है और इसमें टाइम भी लगेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी? क्या होगी? स्पीड स्लो होगी। अब देखो एक फैक्टर ऑफ और आता है कि एक्टिवेशन जिसकी ज़्यादा होगी रेट उसका उतना ही स्लो होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी यहाँ रिएक्टेंट से और यहाँ तक जो एनर्जी है उसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें जब हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये दूसरा पाथ डॉटेड लाइन वाला पाथ कौन सा है? जब हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। अब दूसरा फैक्टर ये है, यहाँ से रिएक्टेंट से और यहाँ तक क्या है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसने एनर्जी बैरियर क्रॉस किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब एक फैक्टर ये है कि जो कैटलिस्ट होता है, जब कैटलिस्ट डालेंगे तो ये इस पाथ को क्या कर देगा? जो हमारे पास लंबा पाथ था उसमें समय लग रहा था, अब इस पाथ को इसने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। कैसे किया? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या कर दिया? पहले इतनी थी एनर्जी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए थी, अब क्या चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए, तो क्या होगी? रिएक्टेंट जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो ये इसकी बेसिक चीज़ थी पहली, कि वो क्या करेगा कि रिएक्टेंट को क्या करना है? एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, किसमें? पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। दूसरा वो क्या करेगा फिर? एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और तीसरा क्या फैक्टर था? जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो जब हम कैटलिस्ट के साथ विदाउट कैटलिस्ट जब रिएक्शन कर रहे हैं तो इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो ये EA1 इज़ ग्रेटर देन EA2। तो यहाँ पे EA1 ज़्यादा है, अगर EA1 ज़्यादा है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। तो और ये पाथ जब क्या है? लंबा है एज़ कम्पेयर टू दिस EA जो 2 है वो किससे ज़्यादा है? EA1 से। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी, रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। और ये जो पाथ है ये क्या हो गया? फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमने क्या देखा, मेनली क्या चीज़ देखी कि जो कैटलिस्ट है वो क्या कर देता है? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी कौन सी है? पहले एनर्जी इतनी थी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी, अब इतनी रह गई है, तो वो क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी को कम करके क्या कर देता है? उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो यही रोल होता है कैटलिस्ट का। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है बट इम्पोर्टेंट बहुत है, ये अच्छे से समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन
कैसे बढ़ रहा है या कैसे घट रहा है, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए इससे रिलेटेड, केमिकल काइनेटिक्स से, सो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू।